जय हिंद, वंदे मातरम। आइडियल स्टडी सेंटर में मैं प्रमोद कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अब क्लास 11 का जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ है केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग इसके 80 प्रश्नों को देखते हैं। यह इंटर के विद्यार्थियों के लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही साथ जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही एक रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु भार पैमाना किस पर आधारित है? तो आधुनिक जो परमाणु भार पैमाना है वह C12 पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक भार कितना होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक भार जो होता है वो होता है लगभग 64.06, यानी कि 64 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। तो सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक भार होता है 64 AMU। STP पर 1 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन है, तो STP पर 1 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन 11.2 लीटर है। क्योंककि यहाँ पर इसको काउंट करने के लिए जैसे H2 है तो एक हाइड्रोजन का होता है 1.008, और यहाँ पर 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये इस तरह से इसका मान निकलता है 11.2 लीटर। एक हाइड्रोकार्बन में 60% कार्बन है। यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH3 है, CH3। 6 नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर की कितनी मात्रा को गर्म करने पर 56 ग्राम CaO प्राप्त होता है? तो यहां पर इसका आंसर होगा 100 ग्राम चूना पत्थर की मात्रा को गर्म करेंगे तब जाके हमें 56 ग्राम CaO प्राप्त होगा। इसलिए इसका आंसर 100 ग्राम नहीं दिया है, तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि 100 ग्राम। तो यहाँ पर एक जैसे चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, और CaCO3 को हम यदि गर्म करते हैं तो इसको CaO और CO2 प्राप्त होता है। तो हम इसको याद रखेंगे कि चूना पत्थर की कितनी मात्रा को गर्म करेंगे तो 56 ग्राम CaO प्राप्त होगा, तो 100 ग्राम। एक रासायनिक समीकरण किसके नियम के अनुसार संतुलित होता है? तो रासायनिक समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण नियम से संतुलित होता है। ऑप्शन नंबर C, द्रव्यमान का संरक्षण। गुणित अनुपात का नियम किसने प्रस्तावित किया था? गुणित अनुपात के नियम को बहु अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका आंसर होगा डाल्टन। जब 4 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन, जब 4 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाते हैं तो सीमांत अभिकर्मक होता है। तो सीमांत जो अभिकर्मक होगा वह क्या होगा? वो हमें जल प्राप्त होगा। इसका आंसर जल होगा। देखिए 2H2 + O2 बराबर 2H2O, यह जल का रासायनिक समीकरण है। 2H2 + O2 2H2O, तो हमें जल प्राप्त होगा। मोलरता की इकाई क्या है? मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर होता है। किसी विलयन में सभी घटकों के मोल अंशों का योग हमेशा क्या होता है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वह B यानी 1 होता है। जब विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक का मोल अंश क्या होता है? तो विलायक का मोल अंश घट जाता है, यानी कि घटता है। कोई भी जैसे वस्तु है, जैसे कोई वस्तु, यहाँ पर हमने एक ऐसे कोई पात्र लेते हैं
इसमें जैसे कोई वस्तु है तो ये विलायक, यानी कि विलायक मतलब इसमें कोई भी चीज़ मिलाएंगे तो मिल जाएगा, और जब कोई चीज़ इसमें मिलाते हैं तो वो हो गया विलेय, और विलेय और विलायक मिल करके क्या बनता है, तो बनता है विलयन, वो विलयन बनता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जब विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक का मोल अंश क्या होगा, तो विलायक का मोल अंश अनुपात में देखा जाए तो वह रेशियो से वो घट जाता है। परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था, जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था। रदरफोर्ड मॉडल निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करने में विफल रहा, यानी कि उसका व्याख्या वह नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड जो है वह परमाणु के अस्थायित्व का व्याख्या करने में विफल रहा, वह इसका व्याख्या नहीं कर पाया। जबकि नाभिक का अस्तित्व, अल्फा कणों का प्रकीर्णन और परमाणु का द्रव्यमान का व्याख्या करने में वो सफल रहा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि स्थिर कक्षाओं की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो यह बोर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। स्थिर कक्षाओं की अवधारणा जो है बोर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। स्थिर कक्षा का मतलब होता है कि विकिरण न करने वाली कक्षा को हम स्थिर कक्षा कहेंगे, विकिरण जो नहीं करे उसको स्थिर कक्षा कहेंगे। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को किसने प्रस्तावित किया, तो यह डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया था, डी ब्रोगली ने। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, यह हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता के सिद्धांत को प्रस्तावित। यह हमेशा पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, अनिश्चितता का सिद्धांत, ये सब तो हम लोग याद रखेंगे। नाभिक किसके द्वारा एक साथ बंधा रहता है, तो नाभिक जो होता है वह प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा, नाभिकीय बल के द्वारा बंधा रहता है। जैसे हम लोग किसके साथ बंधे रहते हैं, तो हम लोग अपने व्यक्तियों के साथ बंधे रहते हैं, तो उसी तरह से हर एक पार्टिकल का एक गुण होता है। तो नाभिक जो होता है नाभिकीय बल के द्वारा बंधा होता है। जैसे कोई भी छोटे से छोटे पदार्थ जो होता है वह उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसका इलेक्ट्रॉन उसके कक्षा के चारों ओर चक्कर काटता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कोई वस्तु है तो यह इसका नाभिक है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इसीलिए न्यूक्लियॉन भी बोला जाता है, और इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर चक्कर काटता है, कक्षा के चारों ओर काटता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वह न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज रखता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोर के मॉडल में जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है तब क्या होता है, तो जब भी उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उसका जो ऊर्जा होता है वह उत्सर्जित होता है, और ऊर्जा उत्सर्जन को प्रकाश के फोटोन के रूप में हम देखते हैं, प्रकाश के फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा किस पर आधारित है, तो परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाता है, प्रकाश की कण की प्रकृति दर्शाता है, प्रकाश की कण की प्रकृति। किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है, तो इसको हम कार्य फलन कहते हैं, और इसका संकेत है फाई। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी mx बराबर hv माइनस फाई, जहाँ h आरोपित फोटॉन का ऊर्जा है और फाई जो है धातु का कार्यफलन है। अधिकतम गतिज ऊर्जा और आपतित विकिरण के आवृत्ति के बीच ग्राफ का ढलान होता है। तो यह ग्राफ का जो ढलान होता है वो प्लैंक स्थिरांक होता है, जिसका संकेत h है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्स मतलब के ई मैक्स, अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है hv माइनस फाई, और यह जो समीकरण है
y बराबर mx प्लस c पर आधारित है। बोर के मॉडल के अनुसार स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है और वह L बराबर NH बटा में 2 पाई से दिया जाता है। L बराबर NH बटा में 2 पाई से इसका संबंध होता है। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, इसकी ऊर्जा है ऑप्शन सी पर दिया गया है En बराबर -13 बटा 6 बटा में -13 En बराबर -13.6 बटा में n² eV। यहाँ पर जो निगेटिव साइन आपको दिखा रहा है वह दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। निगेटिव साइन क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ है। हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा की त्रिज्या किसके समानुपाती होता है? तो nवीं कक्षा की त्रिज्या n² के समानुपाती होता है, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। इसका पूरा अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो Rn बराबर होता है n² इंटू h² बटा में पाई m/e², जहां पर n² को छोड़कर बाकी सभी स्थिर मान है। इसीलिए जो हाइड्रोजन परमाणु में n कक्षा की त्रिज्या जो Rn होता है वह n कक्षा की त्रिज्या जो है उसको संकेत Rn है और यह n² के समानुपाती होता है। हाइड्रोजन परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 तक कूदता है तो उत्सर्जित विकिरण का तरंग इधर किससे संबंधित होता है? तो यह जो तरंग इधर होता है बामर श्रेणी से होता है, जहां पर NF बराबर 2 होता है। जब NF बराबर 1 है तो उसको लाइमन श्रेणी NF बराबर 1 है, और पासन श्रेणी जो है NF बराबर 3 होता है, और ब्रैकेट श्रेणी NF बराबर 4 होता है। तो यहाँ पर 3 से 2 में कूद रहा है, तो 2 में कूद रहा है तो NF बराबर 2 बामर श्रेणी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह बामर श्रेणी होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका आंसर NF बराबर 2 है। अंतिम ऊर्जा स्तर का संकेत है NF। NF क्या है? अंतिम ऊर्जा स्तर का संकेत है। उनतीस नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या 0.529 है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या क्या होगा? तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या हो जाएगा ऑप्शन सी में दिया गया है 2.116, क्योंकि जिसे इसका फार्मूला होता है Rn बराबर A0 गुणे n²। तो यहाँ पर R2 पूछा गया है, तो R2 बराबर हो जाएगा, R2 बराबर हम पहली कक्षा की त्रिज्या को A0 से लिखते हैं, तो यहाँ पर 0.529 लिखेंगे, और n का मतलब यहाँ पर 2 है, दूसरी कक्षा मतलब 2, तो 2²। तो इसका मान हम जब निकालेंगे तो यहाँ इसका मान ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 1 का आयनन ऊर्जा होता है, इसका आयनन ऊर्जा होता है 13.6 eV यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 है, तो वह तत्व क्या है? तो देखिए इसको हम अगर जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 6 + 2 + 5 यह कितना हो रहा है? यह 17 हो रहा है। तो 17 किसका परमाणु क्रमांक है? तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, इसका जो आंसर होगा वह क्लोरीन होगा। निम्नलिखित में कौन सा क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसमें क्वेश्चन में दिया भी गया है कि क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है। तो चूंकि क्रोमियम का हम अब निकालेंगे तो हम इसका एक हम स्वतंत्र रूप से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ऑर्गन के साथ सब लगाया गया है, तो ऑर्गन का क्या होता है? तो ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। तो ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, तो उस आधार पर हमको क्या और चाहिए? तो हमको केवल 6 चाहिए। तो आर्गन 18 हो गया, और डी यहाँ पर 5 और S1, तो 5 और 6 होता है 18 + 5 + 1 बराबर 24। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
और इसको जो है परमाणु क्रमांक और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए मैंने लास्ट में एक दिया गया है, मतलब मैंने दिया है, आप जैसा कि देख सकते हैं। जैसे देखिए एक हमने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल भी दिया गया है फ्रेश, जिसमें एल्कली मेटल है, ये जो संकेत से दिया गया है यहाँ पर ये वाला एल्कली मेटल जो कि ये होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सब एल्कली मेटल है। उस तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया ये बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और इस तरह से सभी आप देख सकते हैं। लेंथेनाइट ग्रुप है, इसमें आप इसको याद रखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न को हम मतलब सॉल्व कर सकते हैं। यह जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगाते हैं अफबाऊ मतलब कि मेथड के द्वारा, अफबाऊ क्या है, एक जर्मन भाषा से शब्द आया है और इसका मोटे तौर पर अनुवाद निर्माण करना या संरक्षण करना होता है। परमाणु कक्षकों को भरने के क्रम में दर्शाने वाला आरेख नीचे दिया गया है। यहाँ पर n जो है वह मुख्य क्वांटम संख्या और l जो है अजीमुथल क्वांटम संख्या को दर्शाता है। और यहाँ पर हम इसको कैसे निकालते हैं, तो n प्लस l के तरीका से हम इसको डिनोट करते हैं। इसको इस जो तीर आरेख है, तीर आरेख के द्वारा आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि कैसे हम SPDF निकालते हैं। यहाँ पर ये जो पहला कंडीशन है S, उसके बाद P, S, P, D और F है, लेकिन S को हम यहाँ से पहले से शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और दूसरे पोजीशन से इसको शुरू करते हैं, P वाला को तीसरे से करते हैं और इसको हम इसको तीर आरेख के द्वारा ऐसे ले जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे पीछे करके इस तरह से, फिर इसको इस तरह से ये तीर आरेख याद रखेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप आसानी से याद कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सॉल्व करना बिल्कुल इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। और वही जो क्रम हमने दिखाया था 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S, ये सब इसका क्रम चलता रहता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। अफवाहों, देखिए यहाँ पर मैंने एक पेन से भी बनाया हुआ है किस तरह से ये दिखाया गया है। तो पहले कक्षा के लिए यहाँ पर जो होता है L बराबर 0 होता है, दूसरा में L बराबर यहाँ पर L बराबर 1, L बराबर 2 और L बराबर 3 यहाँ पर हम लिखे हैं। अफवाहों सिद्धांत के अनुसार 3P के बाद कौन सा कक्षक भरा जाता है, तो यहाँ पर जैसा कि दिखाया गया है कि 3P के बाद कौन था, 3P के बाद कौन आ रहा है, 3P के बाद 4S आ रहा है। देखिए 3P के बाद यहाँ पर इस तरह से 4S आ रहा है, 3P के बाद कौन आ रहा है, 4S। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4S आ जाएगा। इसको हम लोग ना मैक्सिमम जैसे कैसे याद रखेंगे कि किसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता है। जैसे S जो होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 होता है S का, और P का होता है 6 और D का होता है 10 और F का 14 होता है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे हमने S यहाँ पर लिखे हैं, अगर इसको हम उल्टा लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 2। P हम जैसे इसको P लिखे हैं, अगर P को ऐसे प्लाट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो ये 6 हो गया। अब D आ रहा है तो 2 में से 6 घटाएंगे तो होता है 4, और 6 और 4 को जोड़ देंगे तो 10 हो गया। फिर F 10 और 4 को जोड़ देंगे तो 14। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, इसका हो गया, P का होता है 6 और D का 10 और F का 14 होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से बनाते हैं हम उसका। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किसके द्वारा दर्शाई जाती है, तो यह इसका फॉर्मूला है 2n² के द्वारा। n क्या है, तो n एक मुख्य क्वांटम संख्या है। परमाणु क्रमांक 10 वाले तत्व का विन्यास क्या है, तो यहाँ पर हीलियम दिया गया है और उसके साथ में और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। ये 10 जो होता है वह नियान का होता है, परमाणु क्रमांक नियान का 10 होता है। तो हीलियम का यहाँ पर H हीलियम है, और हीलियम क्या होता है, यह 1s2 को डिनोट कर रहा है। तो 2 तो बच गया 8, तो 2s2 और 2p6, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समान रासायनिक गुण वाले तत्वों में होते हैं, तो समान रासायनिक गुण वाले तत्वों में समान संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है।
निम्नलिखित में कौन सा तत्व ऑक्सीजन के समान समूह से संबंधित है? तो ऑक्सीजन के समान समूह में संबंधित है सल्फर। क्षार धातुओं की सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो क्षार धातु, जैसा कि मैंने पीरियोडिक टेबल में भी दिखाया था कि क्षार धातुओं की संख्या होती है 6। जो पहला होता है लिथियम, पहला लिथियम होता है, दूसरा सोडियम होता है, तीसरा पोटेशियम, चौथा रुबिडियम, पांचवा सीजियम और छठा होता है फ्रांसियम। लिथियम का संकेत Li है, सोडियम Na, पोटेशियम के, रुबिडियम Rb, सीजियम Cs, फ्रांसियस Fr है। और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 होता है और फ्रांसियम का 87 होता है। यहाँ पर क्षार धातुओं का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो किसी भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होगा। किसी तत्व की परमाणु संख्या 19 है, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है और पोटेशियम जो होता है, अभी हमने देखा है पोटेशियम जो है 19, तो पोटेशियम ये समूह 1 और आवर्त 4 में संबंधित है। टोटल समूह 18 समूह होता है और आवर्त तो आ रहा है ना, आवर्त में तो आ रहा है लास्ट में, तो का मतलब 7, यानी कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह यानी ग्रुप होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि पोटेशियम का कि परमाणु संख्या 19 है तो किससे संबंधित है? तो समूह 1 और आवर्त 4 से संबंधित है। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 होगा। देखिए लास्ट में 4s1 यानी आया है ना S1, तो इसको 2 2 4, ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 1 19, टोटल कितना हो गया? 19। निम्नलिखित में कौन सा विन्यास संभव नहीं है? तो अगर हमने जो एक विन्यास का चार्ट दिखाया था उसके अनुसार अगर चेक करेंगे तो ये जो ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया है 1s2 2s2 2p6 3d1, यहीं पर 1 नहीं होकर के यहाँ पर 3s1 होना चाहिए, इसीलिए यह हो जाएगा गलत और हमारा आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि ये सब विन्यास जो है ये A B C ये संभव है। आपको अगर वीडियो लगेगा स्लो स्पीड में तो उसको बढ़ा भी सकते हैं और तेज लगेगा तो स्लो करके या उसको जूम करके या स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया कॉपर जिसका परमाणु क्रमांक 29 होता है का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? और इसको ऑर्गन के साथ लगाया गया है, तो ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 18। तो हमको 18 के लिए और क्या चाहिए? 11 चाहिए। तो 11 चाहिए तो हमको, तो ये 8 2 10, तो ये ऐसे ही कट गया। 7 और 2 एलिमिनेशन मेथड से हमने C और D ऑप्शन को काट दिया, बच गया 2, तो हमको 11 चाहिए। तो 9 2 11 भी होता है, 10 1 11 होता है, लेकिन अपबाऊ सिद्धांत के अनुसार ये 3D10 और 4s7 ये ऑप्शन सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को लेंगे। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश निम्नलिखित में किस नियम का पालन करता है? तो ये जो होता है हुंड के नियम, अफबाऊ के नियम और पाउली अपवर्जन सिद्धांत, ये सभी सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन इनमें से सभी होगा। कौन सी क्वांटम संख्या किसी कक्षा का आकार निर्धारित करता है? तो कक्षा का आकार निर्धारित करने के लिए जो एल जो है ये इसका कक्षा का आधार निर्धारित करता है। और एल में कौन कौन आता है? SPDF आता है। ए जैसे कि 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होता है, N, L, M और S। तो N जो होता है वह प्रमुख क्वांटम संख्या होता है, प्रमुख क्वांटम संख्या। L जो होता है प्रमुख क्वांटम संख्या होता है। L कोणीय संवेग क्वांटम संख्या होता है। M चुंबकीय क्वांटम संख्या, M से मैग्नेट होता है। और S मतलब स्पिन क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था कि कौन सी क्वांटम संख्या किसी कक्षा का आकार निर्धारित करता है? तो कक्षा का आकार निर्धारित करता है L और कक्षा के आकार और मुख्य ऊर्जा को निर्धारित करता है N। निम्नलिखित में कौन सी कक्षा की ऊर्जा का सही क्रम है? तो कक्षा की ऊर्जा का सही क्रम हम L+N नियम से लेकर चलते हैं। तो L+N नियम के अनुसार अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है A जो है सही है। 3p से बड़ा है 4s, 4s से बड़ा है 3d। चलिए इसको समझते हैं कि कैसे होता है। हम 3p मतलब कि यहाँ पर जो n का मान है L है और L
जीरो है, तो एन और एन जोड़ेंगे तो 4 आ जा रहा है, तो ये 4 हो गया। फिर 4s, तो 4s में n का मान 4 है और l का मान 0 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 + 0 ये भी 4 आ रहा है। और 3d में n का मान 3 है और l का मान जैसे कि 2 है। 0 1 2 3 से चलता है, S P D F। तो यहाँ पर जो होता है P में L का मान, S में P का मान, L जो होता है वह S में 0 होता है, P में 1 होता है, D में 2 होता है और F में 3 होता है। इसी आधार पर मैंने बनाया है 3P। तो 3P में N हो गया 3 और L हो गया 1, तो यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो गया। 4s में n का मान है 4 और l का मान है 0, तो इसलिए 4, इस तरह समझ सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि 2 मान आ रहा है, 3p और 4s का मान 4 आ रहा है, तो इसमें किसको बड़ा मानेंगे? तो जो छोटा जो ऊर्जा स्तर का होता है, ये छोटे वाला, ये 3, ये उसका ऊर्जा स्तर ये 4 वाले से छोटा होता है, तो इसलिए 3p से बड़ा है 4s, 4s से बड़ा है 3d। NaCl बनाने वाले बंध किस प्रकार के होते हैं? तो NaCl, तो Na में ये Na प्लस है और Cl जो सोडियम प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, और ये जो बंध बनाता है प्लस माइनस माइनस होता है, यानी आयनिक बंध बनाता है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आयनिक बंध सही होगा। VSEPR सिद्धांत के अनुसार रैखिक आकार वाला अणु है। तो VSEPR सिद्धांत, तो आप सोच रहे हैं कि VSEPR क्या है? तो VSEPR एक शॉर्ट फॉर्म है और इसका यहाँ पर मैंने लिखा है VSPR के लिए, V से हो गया वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। VSEPR वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी कि संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग प्रतिकर्षण। और यहाँ पर NaCl में जो बंध बन रहा है आयनिक बंध बन रहा है। VSEPR सिद्धांत के अनुसार रैखिक आकार वाला अणु कौन है? तो रैखिक आकार वाला अणु CO2 है, इसका आकार होता है रैखिक। निम्नलिखित में किसका बंध क्रम सबसे ऊंचा है? तो O2 का जो बंध क्रम है वो 2 है, O2 प्लस का है 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है, और O2 माइनस का क्रम है 1.5 और O2-2 का क्रम है 1। इस तरह से इसमें देखिएगा तो जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर सही है। O2 प्लस का जो सबसे ऊंचा क्रम बंध है। NH3 में बंध कोण लगभग कितना है? NH3 को अमोनिया बोला जाता है और इसका बंध कोण लगभग 107 डिग्री है। एसिटिलीन में कार्बन का संस्करण होता है, कार्बन का संकरण होता है। एसिटिलीन को C2H2 लिखते हैं। इस एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 है और इसमें जैसे ये Sp, Sp2, Sp3 ये सब संकरण है, तो एसिटिलीन में Sp संकरण होता है। शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु कौन है? तो शून्य द्विध्रुव वाला अणु है CO2। यह एक रैखिक संरचना वाला पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है रैखिक संरचना वाला है, शून्य द्विध्रुव रखता है। निम्नलिखित में कौन सा बंध सबसे अधिक ध्रुवीय है? तो HF जो है सबसे अधिक ध्रुवीय है, सबसे अधिक ध्रुवीय HF है। बेंजीन में पाई बंधों की संख्या है, तो बेंजीन में पाई बंध 3 होता है। वहीं सिग्मा बंध पूछे तो सिग्मा बंध 12 होता है। पाई बंध 3 होता है और सिग्मा बंध 12 होता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है C6H6। तो C6H6, पाई को हम द्विबंध बोलते हैं और सिग्मा जो होता है, सिग्मा बंध का मतलब एकल बंध होता है। पाई मतलब द्विबंध और सिग्मा मतलब एकल बंध। और बेंजीन को अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो यह 3 मेथड से बन सकता है। पहला मेथड है जैसे कि कार्बन को हम 6 जगह लिख देते हैं और एक में सिंगल, उसके बाद डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल करके बनाते हैं। तो इस तरह से इसका डबल बंध 1, 2 और 3। तो डबल माने पाई बंध कितना हो गया? 3। और सिंगल बंध अगर देखेंगे तो इसमें हो जाएगा ये सिग्मा बंध 12। इसका दूसरा है कि आप केवल इसको ऐसे बना दीजिए और इसमें एक एक छोड़ करके डबल बंध कर दे। एक ये भी है, इस तरह से बीच में इसे गोल कर दीजिए, तो इसका 3 चित्र होता है। निम्नलिखित में किसकी ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल है? तो निम्नलिखित में किसकी ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल है?
तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड को BF3 लिखा जाता है। BeCl2 में Be का संकरण है, यहाँ BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड को लिखा गया है, और Be का संकरण है Sp। संकरण के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे कि संकरण कैसे हम चेक करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अणु अष्टक नियम का पालन करता है? तो अष्टक नियम का पालन करता है BF3। और BF3 जो है अष्टक नियम का पालन, अष्टक नियम क्या है? तो अष्टक नियम का जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन को अंतिम में अपने स्थान में भरना चाहता है, इसी को अष्टक नियम बोलते हैं। बंध लंबाई का सही क्रम क्या होता है? तो इसमें जो एकल होता है वही उससे बड़ा होता है, तो इसका बंध लंबाई एकल का बड़ा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं कि जो त्रिगुण है, त्रिगुण से छोटा, त्रिगुण से बड़ा बंध लंबाई है द्विगुण का, द्विगुण से बड़ा बंध लंबाई है एकल का। SF6 का आकार है, तो ये SF6 का आकार, इसको सल्फर हेक्साफ्लोराइड बोला जाता है, और इसको अगर बनाएंगे तो अष्टफलकीय होगा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसके केंद्र में सल्फर है और इसके किनारे किनारे फ्लोराइड को लिखा गया है, और इसको बनाएंगे तो ये अष्टफलकीय हो जा रहा है। निम्नलिखित में किसमें समन्वयी उप संयोजक बंध होता है? तो समन्वयी उप संयोजक बंध NH4+ में होता है, जबकि बाकी जो 3 ऑप्शन दिया गया है NH3 अमोनिया, H2 और CH4, ये मीथेन और हाइड्रोजन और अमोनिया, यह सहसंयोजक बंध होते हैं इसमें, जबकि उप सहसंयोजक बंध NH4 में होता है। N2 का बंध क्रम क्या है? तो N2 का बंध क्रम है 3। निम्नलिखित में किसकी बंध वियोजन ऊर्जा सबसे अधिक है? नाइट्रोजन की बंध वियोजन ऊर्जा इसमें सबसे अधिक है, नाइट्रोजन का। एकाकी युग्म और मुड़ी हुई आकृति वाला अणु है, तो एकाकी युग्म और मुड़ी वाली आकृति SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। हमने प्रश्न के आंसर में टिक भी पहले से लगा चुके हैं, तो उस तरह से भी आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। DsP3 संकरण वाला अणु कौन है? PCl5। निम्नलिखित में कौन सा अणु अणुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन जो है अणुचुंबकीय है, O2। ओजोन में ऑक्सीजन पर औपचारिक आवेश क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3, और इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है, +1, 0 और -1। निम्नलिखित में किस प्रजाति में आयनिक और सहसंयोजक दोनों बंध होता है? तो NH4+ और Cl में, NH4Cl में, इस NH4Cl क्या है? यह अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है NH4+। तो NH4 अमोनियम जो है प्लस होता है और क्लोरीन माइनस होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौन सा इसमें थोड़ा सा ब्लर आया है, कौन सा विस्तारात्मक गुण है? मैं पढ़कर सुना देता हूं, इसमें लिखा है कौन सा विस्तारात्मक गुण है। तो विस्तारात्मक गुण किसको कहते हैं? जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करे उसको हम विस्तारात्मक गुण कहते हैं। यहाँ पर आयतन जो है वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, जबकि तापमान, दाब और घनत्व, ये आयतन, ये जो है पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा अवस्था फलन नहीं है? तो कार्य जो है वह अवस्था फलन नहीं है, यह पथ फलन का कार्य क्या है? यह पथ फलन है। जबकि एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी ये सब अवस्था फलन है। ऊष्मा की ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा के विभिन्न रूपों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा का ही जो ऊष्मा है वह ऊर्जा का ही रूप है, तो इसका एसआई मात्रक जूल होता है, एसआई मात्रक जूल है। निम्नलिखित में कौन सा विस्तारात्मक गुण है? तो यहां पर जो वही जो है पेज फिर से पीडीएफ बन गया है, तो यहाँ पर विस्तारात्मक गुण होता है आयतन, और आयतन क्या है? यह
पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। जो पदार्थ पर जो वस्तुएं जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करे उसमें विस्तारात्मक गुण होता है। तो आयतन पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, जबकि तापमान, दाब, घनत्व ये सब निर्भर करता है। पहले भी इसको बना चुके हैं। अब चलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का क्या होता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। तो यहाँ पर ए जो है डेल्टा क्यू बराबर 0, डेल्टा क्यू या ऊष्मा के स्थानांतरण का संकेत है। और ये जो डेल्टा जो त्रिभुज जैसा ये दिखाया गया है आकृति, ये त्रिभुज जैसा, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, यानी कि ऊष्मा वहाँ पर 0 रहता है, इसीलिए रुद्धोष्म प्रक्रम में डेल्टा क्यू बराबर 0 हो रहा है। एंथैल्पी जिसको एच से डिनोट करते हैं को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो इसका सूत्र है H बराबर U प्लस पी वी। अब H बराबर U प्लस पी वी को हम समझते हैं कि इसमें क्या है। तो U आंतरिक ऊर्जा है और पी वी जो है दबाव आयतन कार्य है। एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया में क्या होता है। तो एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया में डेल्टा एस 0 से बड़ा होता है। डेल्टा एस क्या है। तो डेल्टा एस एंट्रोपी है। गिब्स मुक्त ऊर्जा को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा का संकेत G होता है और इसको इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है G बराबर H माइनस टी एस। तो G बराबर H माइनस टी एस। तो G हो गया गिब्स मुक्त ऊर्जा और H क्या है। तो एंथैल्पी है, T तापमान है और S एंट्रोपी है। तो G बराबर H माइनस टी एस। संतुलन पर क्या होता है। तो संतुलन पर अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती है। जब भी संतुलन हो जाएगा कोई समीकरण तो उसका अगला और पिछला जो अभिक्रिया का दर हो जाएगा वो समान हो जाएगा। साम्यावस्था स्थिरांक जिसको केसी से डिनोट करते हैं, केसी। साम्यावस्था स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो साम्यावस्था स्थिरांक केवल तापमान पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। साम्यावस्था स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो तापमान पर निर्भर करता है। वह दाब पर, सांद्रता पर और प्रेरक पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक के मान को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न देखा जाए तो लगभग दोनों एक ही है। तो कौन अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक को मान को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक उसको प्रभावित नहीं करता है और तापमान करता है। तो यहाँ पर प्रश्न का ऑप्शन थोड़ा गलत बना दिया गया है। यहाँ पर यह जो अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का मान जो होता है वह दाब पर और उत्प्रेरक पर और सांद्रता पर यह निर्भर नहीं करता है, यानी कि वो प्रभावित नहीं करता है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, मतलब कि बी, सी और डी तीनों ऑप्शन इसका सही है। केवल तापमान जो है इसको प्रभावित करता है, दाब, उत्प्रेरक, सांद्रता इसको प्रभावित नहीं करता है। यदि केपी बराबर केसी हो तो डेल्टा एन बराबर क्या होगा। तो केपी बराबर केसी हो जाए तो डेल्टा एन बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम इस तरह समझते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, आगे के प्रश्न में इसका फॉर्मूला भी पूछा गया है। केपी बराबर केसी, यहाँ पर फॉर्मूला होता है केपी बराबर केसी इंटू आर टी के पावर डेल्टा एन। जब डेल्टा एन का पावर अगर 0 रख देंगे, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर केपी बराबर केसी हो जाएगा। इसीलिए तो केपी बराबर केसी कब होगा, जब डेल्टा एन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केपी बड़ा हो केसी से तो अभिक्रिया क्या होगी, तो अभिक्रिया आगे बढ़ेगी अगर केपी बड़ा हो केसी से। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं कि केपी और केसी क्या है। तो केपी किसको, तो केपी एक शॉर्ट फॉर्म है और किसका है, तो पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट का ये शॉर्ट फॉर्म है। पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट का शॉर्ट फॉर्म है। इसको हिंदी में आंशिक दाबों के आधार पर साम्य स्थिरांक बोलते हैं। आंशिक दाबों के आधार पर साम्य स्थिरांक। केसी क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। यह सांद्रता के आधार पर साम्य स्थिरांक है। एक समरूप साम्यावस्था में सभी अभिकारक और उत्पाद होते हैं। तो समरूप अगर रहेगा तो सभी अभिकारक और उत्पाद एक ही प्रावस्था में होंगे। केपी और केसी के बीच संबंध, यानी कि वो सूत्र पूछ रहा है केपी बराबर केसी
Kp बराबर Kc इंटू RT के पावर डेल्टा n, ये इसका होगा। अंतिम प्रश्न, 25 डिग्री सेल्सियस पर एक उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में निकालेंगे तो 273 जोड़ेंगे, इसको 273 25 में अगर 273 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 298 केल्विन। तो बिलियन का पीएच, उदासीन बिलियन, यहाँ पर देखिए इसी से पकड़ा जाएगा। उदासीन बिलियन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन बिलियन का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वैसा बिलियन जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, तो 7 से अधिक हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। और 7 से कम रहेगा, पीएच अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक हो तो क्षारीय, और 7 के बराबर हो तो उदासीन होता है। यहाँ पर हमने लास्ट में देखिए ये पीरियोडिक टेबल दे दिया है। पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि लेंथेनाइड ग्रुप क्या होता है और एक्टेनाइड ग्रुप क्या होता है। और इसमें 7 आवर्त होते हैं, इसमें 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसका समूह जो ग्रुप होता है वो 18 होता है। देख 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के 18 तक इसका ऐसे ग्रुप है। इसमें नोबेल गैस को, इसमें जिसने भी ये दिखाया गया है फिगर के माध्यम से, इसमें दिखाया जाता है कि कौन नोबेल गैस है, कौन होलोजन है। नोबेल गैस को यहाँ पर देखिए उजले से दिखाया गया है। तो नोबेल गैस कितने होते हैं? ये 1 1 2 3 4 5 और 6 7। यहाँ पर नोबेल गैस इसको दिखाया गया है। नोबेल गैस में कौन कौन होता है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ये सब क्या है? नोबेल गैस है। वहीं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जो है ये क्षार धातुएं हैं जो हम लोग देखे थे। इसका एक मतलब कि बहुत सारे लोग इसमें ट्रिक भी बनाए हैं। जैसे अगर इस पहले ग्रुप को याद किया जाए तो हेलिना ने हेलिना ने की रब से फरियाद। और यहाँ पर है ये, इसको भी बोल सकते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। इस तरह से इसको ऐसे बोल सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ट्रिक है, अपने अपने आधार पर ये सब लोग याद किए हुए हैं और देख सकते हैं। और मैंने जो ये अफवाह शब्द के बारे में बताया था कि अफवाह शब्द जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने वाला जर्मन भाषा से आया है और इसका मोटे तौर पर अनुवाद निर्माण करना या संरक्षण करना होता है। परमाणु कक्षकों को भरने के क्रम में दर्शाने वाले आरेख हम लोग नीचे देखते हैं। यहाँ पर एन क्या है पहले पता है? एन, उसके बाद एल, फिर एम और एस। तो एन क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। और एल क्वांटम संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए ये वाला भाग मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए n बराबर 1 2 3 4 5 और 6 दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 तक यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ से शुरू होता है 1, इसमें दीजिए 1s 2s 3s 4s 5s। और दूसरे में जो l है SPDF होता है इसमें। तो यह S हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया और ये F हो गया। तो यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे, इसमें इसके दूसरे भाग से शुरू करेंगे, D में तीसरे से, और F में हम चौथे से शुरू करते हैं। और इसी एरो के माध्यम से हम किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम अगले वीडियो में हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण।